रिसेंटली भी बहुत ज्यादा न्यूज में आता है, आर्टिकल्स देखते हैं हम, बहुत सारे रील्स वायरल होते हैं। तो 100 करोड़ तो एक बेसिकली प्राइस टैग हो गया, एक फिक्स्ड हो गया कि यहाँ पर 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स बिकते हैं। गुड़गांव में और भी जगह होती है लैंड में, तो 100 करोड़ बहुत बड़ी चीज नहीं है लैंड के डील्स के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा रहता है। हाय भैया, हाउ डिड यू गेट इनटू रियल एस्टेट? कैसी रही अब तक की जर्नी आपकी? आज कितना बड़ा है जीपीएस होम्स और कितने प्रोजेक्ट्स आपके हो चुके कंप्लीट? सो बेसिकली हुआ क्या था कि आई ग्रेजुएटेड इन 2017 और जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ था फ्रॉम डे वन आई जॉइंड माय फैमिली बिजनेस। सो आई थिंक मैं फैमिली बिजनेस के बारे में बता देता हूँ। माय फादर हैड स्टार्टेड इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस इन 1991 के आसपास, उन्होंने 89 के आसपास स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। सो बेसिकली ही केम हियर व्हेन ही वाज 17 और उसके बाद उन्होंने मतलब बहुत ही छोटे स्केल पर काम स्टार्ट कर करके कंस्ट्रक्शन में अपनी पूरी एक टीम बनाई, सेटअप करी। वी वेंट टू अ पॉइंट टिल कि जितने भी आप हाई राइजेस देखते हो गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर, हमारा कुछ ना कुछ उसके अंदर हमारा काम रहा है। एंड दैट वाज द कोर बिजनेस इनिशियली। फिर 2012 के अंदर ही स्टार्टेड मतलब ये रियल एस्टेट के अंदर उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम वीआईटी, तो वहां से जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ मेरा प्लान बहुत क्लियर था कि मेरे को जॉब अब नहीं करनी, मिलती भी नहीं और करनी भी नहीं थी। तो पहले दिन से मैंने यहीं पर स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट जो आखिरी के जो 6 महीने होता है, यू गाइस हैव डन बीटेक ना, तो आखिरी के जो 6 महीने का जो इंटर्नशिप होता है वो भी मैंने अपनी ही कंपनी में कर दी थी। मतलब एलएनटी के नाम पे अपना ही काम कर रहा था वो भी। सो स्टार्टिंग से था। सो इट्स ऑलमोस्ट बीन 10 इयर्स कि हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद एक चेंज ये आया, आई थिंक थैंक्स टू कोविड और जो मार्केट चेंज हुआ है कि जो हमारा कोर बिजनेस कंस्ट्रक्शन का था, सो वो चेंज होकर भी आवर कोर बिजनेस राइट नाउ इज रियल एस्टेट डेवलपमेंट। अभी तक हमने मेरे ख्याल से 100 से ऊपर होम्स डिलीवर कर दिए आज की डेट में। और डिलीवर करके फिर मतलब है आज की डेट में 2 डिविजन्स हैं अपने, एक रियल एस्टेट जो बिल्डर फोर्स आप जानते ही हो, और दूसरा डिवीजन है अपना रेंटल का, जो कि हम रेंटल अपार्टमेंट्स, रेंटल बिल्डिंग्स डेवलप करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो वो भी जीपीएस होम्स के नाम से? नहीं, वो लाइट हाउस के नाम से है, लाइट हाउस के नाम से ब्रांड चलता है। सो दोनों चल रहे हैं पैरेलली, बिकॉज रियल एस्टेट में होता क्या है कि आप बाहर से बहुत अच्छा बिजनेस दिखता है, बट चीजें चलती है तो बहुत अच्छी चलती है, नहीं चलती तो एक आध साल आपके पास कोई रनवे नहीं होता, कुछ चीजें बिक नहीं रही। जैसे आज की टाइम अगर मैं बताऊं तो आज की डेट में ऐसा है कि आप ओवरऑल आप पूरी मैक्रो इंडस्ट्री पकड़ लो तो चीजें रुकी पड़ी है, मार्केट अभी थोड़ी सी डल सी है। ऐसे केसेस में यू नीड अदर ब्रांचेस ऑफ इनकम, जहाँ पे हमारा रेंटल इनकम चल रहा है, दैट इज वर्किंग फाइन, वहां पर चीजें बहुत अच्छी चल रही है। तो आज करंटली जीपीएस के कितने वैल्यू के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अराउंड गुड़गांव में अप्रोक्स? यार अभी अपना जो है अराउंड 3 लोकेशंस पे है। मैं अगर मॉनेटरी वैल्यू पर जाऊं तो अराउंड 120-130 करोड़ के आसपास की हमारे पास आज की डेट में हमारा सेलेबल वैल्यू है जो हम कर सकते हैं। मतलब दिस इज एक्सक्लूडिंग दी रेंटल आर्म, मतलब उसकी हम एसेट वैल्यू नहीं देखते। द नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ फ्लोर्स दैट वी हैव टू सेल इज 120-130 करोड़ के आसपास। और अभी जो मार्केट ड्राइव कर रहा है, काइंड ऑफ आपने बताया मार्केट थोड़ा डल चल रहा है, हाँ, ज्यादा है, हाँ। तो क्या अभी जो मार्केट ड्राइव कर रहा है वो इन्वेस्टर ड्रिवन है या फिर जेन्युइन होम बायर्स भी हैं यहाँ पे? यार देखो, होम बायर्स का ना, अगेन रियल एस्टेट बहुत ही साइक्लिकल मार्केट होता है, मूड और उस पर डिपेंड करता है कि ओवरऑल क्या चल रहा है। आज की डेट में चाहे इन्वेस्टर हो, और अगेन आप जो होम बायर और इन्वेस्टर की लाइन करते हो वो दोनों ही बहुत ही ब्लर्ड लाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर अ होम बायर, ठीक है, आपकी जेब में 50 लाख है एंड यू आर प्लानिंग में 1 करोड़ का लोन लेकर मैं 1.5 करोड़ का घर ले लूंगा। बट आप देखोगे यार, किसी ने किसी हाई राइज पे इन्वेस्ट किया 50 लाख और उसने 1 साल बाद उसने 70 लाख पे एग्जिट कर लिया, ठीक है, एन इन्वेस्टर। तो आप क्या सोचोगे, यार मैं घर तो मैं 2 साल बाद ले लूंगा, मैं एक काम करता हूँ मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। सो बेसिकली ऐसा डिफाइन नहीं होता हमेशा कि होम बायर कौन है और इन्वेस्टर कौन है। इन्वेस्टर होम बायर भी बन जाता है और होम बायर इन्वेस्टर भी बन सकता है। बट देन
अगर मैं वैसे बताऊं तो इन्वेस्टर का थोड़ा अभी पैसा स्टक है मार्केट के अंदर, जैसे मार्केट रुक गई है। होम बायर का हमेशा चलता रहता है कुछ ना कुछ, क्योंकि होम बायर, मेरे अकॉर्डिंग होम बायर जब आता है, घर खरीदने आता है, तो वो इन्वेस्टिंग पर्पसेस की तरफ से नहीं आता। अगर बाय चांस रेट बढ़ जाता है तो एग्जिट ले लेता है। हाँ, लेकिन इन्वेस्टर आता ही इस पर्पस से है कि इसका प्राइस उसको, बढ़ेगा हाँ, और वो एग्जिट कर जाए। एग्जिट करना है उसको। इस तो टाइप अभी मेंटेलिटी मतलब किस तरफ ज्यादा जा रही है? यार अभी दोनों होम ही। बायर का ही है, होम बायर का। अभी देखो home मैं buyer आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, बाहर से पैसा नहीं आ रहा। आप ओवरऑल किसी भी इंडस्ट्री में देखोगे, आप शेयर मार्केट में देखोगे, पिछले 2 साल से जो पीक पहुंच गया था 86,000 तक, उससे ऊपर नहीं गया। सेम आज की डेट में रियल एस्टेट में हो रहा है। सो हमारे पास जो भी पिछले 1-1.5 साल से कस्टमर्स आ रहे हैं, उनकी जो मेजोरिटी फंडिंग आ रही है वो कुछ ना कुछ बेच कर आए हैं पीछे से, तब वो ले पा रहे हैं। Exactly. पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि आपके पास कुछ अमाउंट होता था, 10-20% आपके पास खुद का होता था या कहीं से आता था, मेजोरिटी लोन होता था। ठीक है। बट शायद प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, या मतलब लोगों के अंदर थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव है अभी एआई से भी काफी डिसरप्शन हुआ है। जो एक जॉब सेफ्टी थी कई लोगों के अंदर, वो भी अभी नहीं है उतनी ज्यादा। तो लोग लॉन्ग टर्म अपनी इनकम को तो सेफली नहीं कंसीडर कर रहे। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास कहीं से फंडिंग आ जाती है, कहीं से मेरा कोई सामान बिकता है, कुछ आता है, तब मैं ले लूंगा। बट अपने लोन पर सब कुछ बेस नहीं करना चाहते। सो द परसेंटेज ऑफ लोन जो फंडिंग के लिए लोन या डेप्ट लेते थे, वो थोड़ा सा कम हुआ है। सेल्फ फंडिंग बढ़ी है, सेल्फ फंडिंग बढ़ी है। सेल्फ फंडिंग बढ़ी है। इसी की वजह से थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ है। ठीक है, ये है। बाकी साइक्लिकल है। देखो 2-3 साल डाउन रहता है, 2-3 साल अप रहता है, मतलब। तो अगर जैसे हम आज की डेट में देखें तो एक बिल्डर को सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, कंस्ट्रक्शन, अप्रूवल्स या सेल्स? वैसे यार मैं अपने लेवल तक का बता सकता हूँ। सो हमारे केस में बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स का नहीं रहता, क्योंकि वही हम बिल्डर फ्लोर्स डेवलप करते हैं, तो अप्रूवल सिमिलर रहते हैं सारे प्रोजेक्ट्स का। सेकेंड चीज़ आ जाती है फंडिंग की। फंडिंग का भी हमारा, मैंने बताया, हमारा रेंटल आर्म चल रहा होता है ऑलरेडी, तो हम बहुत ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाते, लेते हैं बट बहुत कंट्रोलेबल वे में लेते हैं। कि मतलब इवन इफ मतलब एट दिस पॉइंट अगर हमारे पास अगले 6 महीने में एक भी फ्लैट नहीं बिकता, वी डोंट हैव एन इशू। उस बेसिस पर हमारा रनवे बहुत लंबा चलता है, क्योंकि हमारी रेंटल इनकम आ रही है उधर से। अब आ जाती है 2 चीजें जो आपने बोली, सेल्स और कंस्ट्रक्शन। रियल एस्टेट में ये 2 कोर है। मतलब फॉर एग्जांपल इन आवर कंपनी, माय फादर लुक्स आफ्टर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उनको 30-40 साल से कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, एंड आई लुक आफ्टर सेल्स, क्योंकि मेरे को सेल्स में मजा आता है। आई लाइक सेलिंग एंड मार्केटिंग। बट देखो कंस्ट्रक्शन इज डेफिनेटली वेरी हार्ड हैंडेड, बिकॉज लेबर से डील करना, उसमें डील करना बहुत थोड़ा टफ हो जाता है। बट विद एक्सपीरियंस यू गेट टू अंडरस्टैंड कि मतलब कैसे क्या करना है। सेल्स इज मोर मतलब इट्स लाइक कि कितने कम इन्वेस्टमेंट पे आप कितनी आरओआई ले सकते थोड़ा हो। इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं, थोड़ा इंट्यूशन आ जाता है। इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं, बट बहुत ज्यादा वेटेज उसको दूंगा नहीं। अगर मार्केट अच्छी होती है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मार्केट अच्छी होती है, खराब से खराब आइटम भी बिक जाता है रियल एस्टेट के अंदर। और मार्केट अगर खराब होती है, आप सोना लगा दो उस घर के अंदर, नहीं बिकेगा, आप बैठे रहो आराम से। बिकॉज सेल्स के लिए हमारा जो मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, ब्रोकर्स होते हैं। और गुड़गांव और ओवरऑल हर जगह आप देखो 10,000 ब्रोकर्स बैठे होंगे इस चीज के लिए, जो सुबह से शाम सिर्फ एक चीज सोचते हैं, मुझे मेरे पास कस्टमर है, मेरे को उसको कुछ ना कुछ बेचना है। तो वो हमारा बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं रहता। जब मार्केट नहीं रहती तो नहीं बिकती चीजें, जब होती है तो बिकती हैं। हमारा बस ये है कि चीज ऐसी बनाओ। सो वी हैव क्रिएटेड दैट फॉर्मूला। सैंपल अच्छा रखो, चीजें क्लीन रखो, और कस्टमर को लॉन्ग टर्म वैल्यू दो। जब कस्टमर आ जाता है, हमारे फ्लैट के अंदर शिफ्ट हो जाता है, तो लोग जनरली एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है अब हमारा रोल खत्म हो जाता है। बट वी हैव डन इन आवर केस कि हमने अपने स्टाफ को एक ग्रीन फ्लैग दे रखा है कि जब तक उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते, कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट। कई लोग हैं, उनको 6-6 महीने बाद भी अगर कोई छोटा मोटा इशू आता है, वी सेंड देम कि मतलब ये है। तो आई थिंक रियल एस्टेट के अंदर अगर आप ये भरोसा जीत जाओ ना कि मैंने घर ले लिया इनसे, और ये कुछ ना, मतलब ये हमेशा कोई अगर कुछ छोटी बड़ी इशू आएंगे, मेरे साथ खड़े रहेंगे, पीपल आर हैप्पी, दैट इज द बेस्ट सेल्स दैट यू कैन डू। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का है थोड़ा कंसर्न रहता है, बट अगेन यू नीड पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड। आई एम लकी दैट मतलब माय फादर इज स्टिल लुकिंग आफ्टर दिस, तो वो चीजें हमारे यहाँ पर सॉर्टेड रहती है।
और गौरव भैया मतलब अभी रिसेंटली भी बहुत ज्यादा न्यूज में आता है, आर्टिकल्स देखते हैं हम, बहुत सारे रील्स वायरल होते हैं कि हाउसिंग मार्केट क्रैश हो सकता है, गुड़गांव में एक बबल है, 100 करोड़ का घर है, क्या वो जेन्युइन डिमांड से आ रहा है या कहीं वो सही में एक काइंड ऑफ फिशी चीज लगती है? क्योंकि कई बार एक ऐसी रील्स भी वायरल हो रही थी, कमिलियाज में 100 करोड़ सिर्फ घर का नहीं है, सी फेसिंग व्यू का भी है, बस वो सी फेसिंग व्यू काइंड ऑफ सिर्फ बारिशों में दिखता है। तो क्या वो जेन्युइन डिमांड है कि सही में एक बबल क्रिएट हो रहा है? जैसे यूएस के अंदर 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसकी रीजंस काइंड ऑफ थोड़े अलग थे, बट जैसे इन्फ्लेशन देखी जा रही है मार्केट में, जैसे हाउसेस के प्राइस बढ़ रहे हैं, स्पेशली गुड़गांव, बैंगलोर और इन जगहों पे, मेट्रो सिटीज में स्पेशली, और गुड़गांव में तो और ज्यादा रेट में बढ़ रहे हैं, क्या ये सही में जेन्युइन डिमांड है या कुछ फिशी है? नहीं, फिशी नहीं रहता। 100 करोड़ तो एक बेसिकली प्राइस टैग हो गया, एक फिक्स्ड हो गया कि यहाँ पर 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स बिकते हैं। गुड़गांव में और भी जगह होती है, लैंड में तो 100 करोड़ बहुत बड़ी चीज नहीं है, लैंड के डील्स के अंदर तो ये बहुत ज्यादा रहता है। कैमिलियाज का 100 करोड़ का रीजन है, पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। कैमिलियाज के जो सिंपलेक्स अपार्टमेंट, सिंपल अपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, उनका ये प्राइस नहीं है, वो अभी भी आपको 50-60 करोड़ में मिल जाएगा फुली फर्निश करके। जो ये प्राइसेस है ये ड्यूप्लेक्स के होते हैं, जो आपके 2 फ्लोर्स कंबाइन करके बनते हैं। तो सो कैमिलियाज का जो सबसे कोर प्रोडक्ट क्या है कि आप उस जगह में रहकर अपने लेवल के लोगों से मिल सकते हो। हमेशा आपके जो बच्चे खेलेंगे, आपके जो बगल में रहेगा, वो भी आपके एक अच्छे लेवल के बिजनेसमैन के बच्चों के साथ खेलेगा। एंड सो जिसको कहते हैं ना कि कलेक्ट अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन अ रूम एंड देन दे नेटवर्क। बेसिकली कोई भी एलीट इंस्टीट्यूशन, आप आईआईटीज ले लो, हार्वर्ड ले लो, सबका कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप टॉप के लोगों को इकट्ठा करो एंड देन सी द मैजिक हैपेंस। वो 100 करोड़ जो है वो बिल्डिंग का नहीं वो है, एक कट ऑफ है, वो नेटवर्क का है। वो नेटवर्क का है कि आप अगर वहां पर ले रहे हो तो आपके बच्चे, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो मोस्टली काफी जो डेवलपर्स जो गुड़गांव में काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, वो खुद कैमिलियाज में रह रहे हैं, डीएलएफ की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। उनका पर्पस यही है कि हम कहीं और रहेंगे, कहीं भी और कुछ करेंगे तो हमारा वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो हमें वैल्यू वहां पे रहने से मिलेगी। बेशक से उनके 10 मकान और है, रहेंगे वहीं पर। तो वो जो 100 करोड़ का पर्पस है ना, वो एक तरह से एक कट ऑफ है कि मुझे वहां पर रहना है, इसलिए मेरे को करना है। बबल और क्रैश की बात तो मैं करूं, ये मैंने फिर से बोल दिया, वो साइक्लिकल है, डाउन टर्न चल रहा है, क्रैश नहीं होता कुछ भी यहाँ पे। क्योंकि जो 2008 की क्राइसिस थी वो एक अलग रीजन थी, वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस थी, वो रियल एस्टेट उसका बस एक एंड पॉइंट था। यहाँ पर इस टाइप से ऐसा कुछ नहीं है। लैंड बहुत लिमिटेड है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और अर्बनाइजेशन का अगर आप लेवल देखोगे चाइना और यूएस के कंपैरिजन में इंडिया में कुछ अर्बनाइजेशन नहीं हुई है। आप अगर एक क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हो कि गुड़गांव ही क्यों बढ़ा है, बाकी सिटीज इंडिया में क्यों नहीं बढ़ी है? बाकी तो बैंगलोर तो 100 साल पहले भी था, मुंबई 500 साल से 300 साल से चल रहा है। तो इंडिया में नई सिटीज जो आई हैं बहुत कम आई है, जिसमें से अगर मैं पिछले 20-30 साल का देखूं तो गुड़गांव ही एक प्रीमियम सिटी में आई है, जिसको आप कहते हैं हाई इनकम हाई लेवल सिटी आई है। तो अगर आप पूरे, और उसमें भी अगर नॉर्थ इंडिया में देखूं तो एक ही दिल्ली एनसीआर है, साउथ में तो आपके पास हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, 4 सिटीज है। अगर कोई नॉर्थ इंडिया से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई हरियाणा से, उसको लास्ट में ग्रेविटेट एनसीआर की तरफ ही करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है भी बहुत डिमांड आनी है, अब ये 20-30 साल बहुत लंबा चलने वाला है। गौरव जी, जैसे आपने बताया कि गुड़गांव की ग्रोथ एज कम्पेयर टू अदर मेट्रो सिटीज काफी अच्छी हुई है, तो क्या रीजंस रहे इसके पीछे ओवर द डिकेड? यार देखो, 2-3 रीजंस हैं इसमें। एक रीजंस तो था गुड़गांव में कुछ नहीं था, कुछ ना होने का मतलब खाली थी जगह। अगर किसानों की खाली जगह थी, मतलब हमारे पेरेंट्स तो ये लोग बताते हैं कि मतलब लोग डरते थे, जैसे अभी यहाँ बादशाहपुर वगैरह सेंटर पॉइंट हो चुका, कहते हैं रात को आने से लोग डरते थे कि यहाँ पर आ जाओगे तो कोई लूटपाट हो जाएगी आपके साथ। तो लैंड बहुत थी अवेलेबल यहाँ पे, दैट इज वन रिक्वायरमेंट। दूसरा, मैं कहीं ना कहीं इसको ना थोड़ा सा, क्योंकि प्रीमियम सिटी में मानता है, बहुत सारी सिटीज हैं इंडिया में, बट प्रीमियम मतलब इतना जीरो से स्टार्ट किया और बिल्कुल टॉप लेवल कंपनीज, टॉप लेवल एम्प्लॉयज, टॉप इकोसिस्टम है। उसका रीजन कहीं ना कहीं डीएलएफ को जाता है, बिकॉज उन्होंने ना सिर्फ लोगों को बसाए इधर, उन्होंने पूरे इकोसिस्टम क्रिएट किया, उन्होंने ऑफिसेस क्रिएट की, उन्होंने एक तरह से जनरल इलेक्ट्रिक को बुलाकर उन्होंने एक बीपीओ का जो सिस्टम था उन्होंने स्टार्ट किया था गुड़गांव के अंदर।
तो उन्होंने जब ये सब किया तो एक इकोसिस्टम बन गया, यही रेप्लिकेट करके बाकी लोग भी आने लगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक बताऊंगा, इंडिया में लोग कहते हैं 50 कमियां हैं, ठीक है, बट आप गेटेड सोसाइटी के अंदर चले जाओ, सारी कमियां दूर हो जाएंगी। आपको बिजली के बारे में नहीं सोचना, आपको पानी के बारे में नहीं सोचना, आपको साफ सफाई के बारे में नहीं सोचना, सारी एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ इटसेल्फ। किसी भी आप अच्छी गेटेड सोसाइटी में चले जाओ, ये सारी चीजें चली जाती हैं। सो दीज आर इन एन ओशन, दीज आर आइलैंड्स ऑफ लग्जरी इनसाइड गुड़गांव। तो ये कॉन्सेप्ट अब दिल्ली वाले भी इसीलिए लोग आना चाहते हैं गुड़गांव के अंदर कि यार सब कुछ है, वसंत कुंज में कुछ कमी नहीं है, अच्छी सेंट्रल लोकेशन है, गेटेड होटल नहीं रहता, स्टिल पार्किंग नहीं रहती, पार्किंग का इशू। आप चले जाओ तो 9 मीटर की रोड 5 मीटर की बन जाती है, 4 मीटर की बन जाती है। तो उस चीज से लोग बचने के लिए यहाँ पर आते हैं, गुड़गांव के अंदर आते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड थर्ड फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं पहले ही बताया, नॉर्थ इंडिया में अगर आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आते हो तो आपके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है एनसीआर के अलावा। तो आप या तो फिर आप दिल्ली आओगे, दिल्ली में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या आप नोएडा जाओगे। नोएडा इज स्टिल कंसीडर, मतलब एक लाइट वेट है थोड़ा सा गुड़गांव के कंपैरिजन में, उतना प्रीमियमनेस नहीं है, हाई लेवल कंपनीज नहीं है जितना गुड़गांव के अंदर है। तो इवेंचुअली लोग गुड़गांव में अंदर आना चाहते हैं। और ग्रेटर नोएडा तो बहुत स्पीड में ग्रो कर रहा है यार। ग्रेटर नोएडा इज फार्दर नोएडा, मतलब दिल्ली नोएडा, उसके बाद फिर ग्रेटर नोएडा आता है। पता है आप कितना टाइम लगेगा ग्रेटर नोएडा से? तो आप अगर वैसे आप अगर आप दिल्ली का, अगर आप लोग दिल्ली में रहे हो तो उसे एग्जांपल देखो, गुड़गांव साउथ दिल्ली का रेप्लिका है, नोएडा ईस्ट और ईस्ट की तरफ का रेप्लिका है। ईस्ट गाजियाबाद, नोएडा, ये सब वहां की जो जेंट्री है ना, वो लोग उधर ट्रांसफर हुई है। और दिल्ली के अंदर सबसे प्रीमियम जगह कौन सी है? साउथ दिल्ली। तो इसीलिए यहाँ पर एक उसी का रेप्लिकेशन हुआ है लोगों के अंदर चीजें। डीएलएफ ने भी साउथ दिल्ली से स्टार्ट किया था। डीएलएफ ने भी साउथ दिल्ली, जीके आई थिंक साउथ एक्सटेंशन आई थिंक सब डीएलएफ ने डेवलप किया था आजादी से पहले। हाँ, वो सो देयर विजन, मतलब दे हैव द लग्जरी टू हैव विजन फॉर नेक्स्ट 50 इयर्स, मतलब वो 50-100 साल तक वो आगे सोच सकते हैं, वो वहां तक लोग सोचते हैं। आज भी आप जाओगे, जीके के जो डेवलपमेंट है दैट इज बाय फार, मतलब दिल्ली में वन ऑफ द बेस्ट लोकेलिटीज एवर। गुड़गांव में भी मेरे ख्याल सबसे पहले बैटरी बैकअप देने वाले डेवलपर डीएलएफ ही थे। हाँ, आई थिंक या पावर बैकअप का देने वाले डीएलएफ ही था। तो आपके हिसाब से अब जैसे न्यू गुड़गांव भी डेवलप हो रहा है, तो कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा बूम पर रहने वाले हैं और किसमें ज्यादा पोटेंशियल है? द्वारका एक्सप्रेसवे एक बहुत सिंपल रूल ऑफ थंब होता है रियल एस्टेट के अंदर, जहां पर चीजें ज्यादा अवेलेबल होती है ना, तो वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा होती है। मतलब अगर आपको देखना है कि प्लॉट के रेट कहाँ ज्यादा बढ़ेंगे, तो जहां ज्यादा खाली प्लॉट हैं, सेल पर प्लॉट है, वहां पर आप ले लो। होता क्या है, ये होती है ट्रेडिंग मार्केट। सो अगर कोई चीज 10 लोग बाई सेल करने के लिए रेडी हैं, तो वो धीरे धीरे 5% भी ग्रोथ ला लो तो ज्यादा प्राइस बढ़ता है। अब आप पुराने सेक्टर्स में चले जाओ, मान के चलो डीलर फेज 1 में चले जाओ, फेज 1 में आपको मुश्किल से शायद 5 या 10 प्लॉट मिलेंगे आपको पूरे सेक्टर में। इतना मतलब कई 100 एकड़ से ऊपर का एरिया है। तो होता क्या है कि एक ही चीज कितनी बार बिक पाएगी? एक चीज बिक गई तो अगले मान के चलो 10-20 साल वो मार्केट से हट गई, तो वहां पर बहुत ज्यादा प्राइस मिलती नहीं है। और ये कोई एमआरपी की चीज तो है नहीं कि आपका कोई फिक्स्ड कॉस्ट था इसके अंदर, जो आपने बोल दिया वो प्राइस हो गया रियल एस्टेट के अंदर। तो आपने अगर उसको एक कोट कर दिया, आपकी पिछली चीज 6 महीने पहले बिकी थी 105 करोड़ की, तो आपने उस 1,05,000 की, तो आपने उसको कोट किया, चलो 1,10,000 ले लेता हूँ, तो आप उसमें खुश हो जाओगे बेचने में। बट जहां हर महीने चीजें बिक रही हैं, यार पिछली एक 5 में बिकी थी, मैं एक 7 में बेच लेता हूँ, अगला बंदा एक 8 में बेच लेगा, तो ऐसे एक स्पाइरल हो जाता है ग्रोथ का। तो अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो आई थिंक द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि अभी भी बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है, बहुत डेवलपमेंट होनी है उधर। देन वी हैव न्यू गुड़गांव, जहां पर ये अपना सेक्टर 83 से स्टार्ट होकर सेक्टर 93 तक जाता है, और एसपीआर भी। एसपीआर में इश्यू ये है, प्लॉटेड बहुत कम है, एलामेडा और बीपीटीपी एस्टेट गार्डन है, उसके अलावा प्लॉटेड ज्यादा है नहीं, मोस्टली हाई राइजेस है। बाकी ये जो दोनों पहले ऑप्शन दिए मैंने, द्वारका एक्सप्रेसवे और इसके, इसमें प्लॉटेड भी हैं, हाई राइज भी हैं, और ऑफिसेस के भी ऑप्शन। और जो उसके आगे चले जाते हैं 102, 101, वो द्वारका एक्सप्रेसवे के पार्ट हो जाता है, वो एक्सप्रेसवे का पार्ट। सो बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, वो द्वारका एक्सप्रेसवे के पार्ट हो जाता है।
तो अगली ग्रोथ यही होनी है। अगली ग्रोथ है। आप ये मान के चलो कि अभी तक ना गुड़गांव को एक छोटी सिटी थी, तो एक सेंट्रल हुड्डा सिटी सेंटर को मान के चलो, अगर अब सेंटर है तो उसी से लोग दूरी नापते थे कि मेट्रो से कितना दूर है। फ्यूचर में अब धीरे धीरे आ रहा है वो चेंज। जैसे दिल्ली में कोई अगर पंजाबी बाग रहता है तो वो ये नहीं बोलता मैं दूर हूं, क्योंकि पंजाबी बाग खुद में एक सेंटर है। ऐसे ही अगर कोई वसंत कुंज में रहता तो खुद में एक सेंटर है, पश्चिम बिहार का खुद का एक सेंटर है। तो गुड़गांव के अंदर भी ऐसा हो रहा है, जहां पे आपका हुड्डा सिटी सेंटर वाला खुद का एक सेंटर हो जाता है, द्वारका एक्सप्रेसवे एक अलग लोकेलिटी बन जाएगी, मतलब खुद का सारे मॉल्स ऑफिस सब कुछ वहीं मिलेंगे आपको। न्यू गुड़गांव का ऐसे होगा, एसपीआर का भी ऐसे होगा। सो पार्ट से बढ़ जाएगा पूरा गुड़गांव धीरे धीरे करके। Which is going on. और गौरव जी एक बात ये पूछनी थी कि होम ओनरशिप सॉल्व तो हो रही है, गुड़गांव में घर बन रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत तेज हो रही है, रियल एस्टेट बहुत ग्रोथ पे है, बट क्या ये जो ग्रोथ है ये मिडिल क्लास तक पहुंच रही है? क्या होम ओनरशिप आज भी मिडिल क्लास के लिए है अफोर्डेबल, या फिर ये स्टिल एक प्रॉब्लम है? और क्या जो करंट सॉल्यूशंस हैं जैसे स्क्वायर यार्ड्स, ऑनलाइन सॉल्यूशंस मिलते हैं स्क्वायर यार्ड्स की तरह, housing.com, ये सब इस चीज को सॉल्व कर पा रहे हैं? और क्या डेवलपर्स इस चीज को सॉल्व करने के लिए कुछ करना चाहते हैं? यार ये तो आपकी बात टोटली एग्री। थोड़ा सा मिडिल क्लास से ना चीजें दूर जा रही हैं, क्योंकि अगर कहीं पे भी किसी भी साइट पे, किसी भी मतलब कहीं पे भी किसी भी लिस्टिंग पे देखते हैं तो वो जो फिगर होता है ना, मेजॉरिटी टाइम्स 1 CR 1.5 CR, लेकिन जो काइंड ऑफ हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं या फिर मिडिल क्लास से आ रहे हैं, बता रहे हो हमारे पास जो स्टार्टिंग है 2.29 CR से है। हाँ एग्जैक्टली। और जनरल अगर मैं देखूं तो 2 करोड़ से ही स्टार्ट हो रही है आजकल। नहीं, गुड़गांव की बात कर ले तो नई चीजें जो होती हैं, दिस इज अ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो है ये, दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज स्टिल, बट यार ये ना एक इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है कि जब भी कहीं पर भी ग्रोथ होती है इकोनॉमिकली या किसी कंट्री की ग्रोथ होती है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा टॉप लेवल तक पहुंचती है ग्रोथ, और ट्रिकल डाउन होता है थोड़ा थोड़ा मिडिल क्लास तक। फॉर एग्जांपल 2019-2020 तक 70-80 लाख के बेचते थे। जो मैं आपको एग्जांपल दिया, लोगों के 5-10 लाख खुद के होते थे, नहीं भी होते तो लोन लेकर 50 लाख का ले लेते थे घर, काम खत्म हो जाता था उनका। आज की डेट में अगर मैं सेम लोकेशन की सेम बात करूं तो वही 70 लाख का घर आज की डेट में 3 करोड़ का हो चुका है उस लोकेशन में। तो प्री कोविड और पोस्ट कोविड भी बहुत सारे चीजें, बहुत ज्यादा फर्क है। 3 करोड़ मतलब ये आपकी ग्रोथ हो गई लगभग 4 गुना किसी की सैलरी नहीं बढ़ी है। हाँ एग्जैक्टली, लोग वहीं पर अटके हुए हैं। एग्जैक्टली। तो ये इशू तो है, बट ये इशू हमारे कंट्रोल में भी नहीं रहता, क्योंकि हमारे आगे भी लैंड ओनर्स होते हैं। Exactly. जो भी प्राइस पे हम लोग लैंड खरीदेंगे उसी हिसाब से वी हैव टू सेल दी अपार्टमेंट्स और बिल्डर फ्लोर्स। तो ये एक इशू है। एक सॉल्यूशन किया था गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग करके, थोड़ा सा मुझे लगता है उसको अपडेट करना, थोड़ा अपडेट किया भी है बट और थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, एक गवर्नमेंट ने कैप लगा दी थी। तो बेसिकली आप लॉन्च करो, आप एक उसकी आर्टिकल या फिर एक एडवर्टाइजमेंट डालो, पीपल विल अप्लाई फॉर इट और आपको अफोर्डेबल अलॉट हो जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो थोड़ा सा बैकडेटेड हो गया है, क्योंकि उसमें कार पार्किंग नहीं मिलती आपको, जो ओरिजिनल जो अफोर्डेबल की स्कीम्स थी। और कार पार्किंग नहीं मिलती तो आपकी डेट में आज की डेट में जिसके 50-60 लाख भी कभी घर ले सकता, उसको कार पार्किंग की जरूरत पड़ती है। वो बाइक पार्किंग में काम नहीं चला सकता। तो वहां एक गैप हो गई। अफोर्डेबल में आप के पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है, नए घर के अंदर की प्राइसिंग बहुत ज्यादा हो गई है। तो गवर्नमेंट को अफोर्डेबल का थोड़ा सा, एक तो प्राइस कैप थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, कार पार्किंग देनी पड़ेगी और 1-2 फीचर्स और अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अब वहां तक जा सकते हैं। सो दे विल हैव टू क्लियर अ लाइन कि यहाँ तक लोग आए। तो जैसे आपने बताया कुछ घर जो पहले आज से 5-6 साल पहले 70 लाख के होते थे, आज वो 2.5 करोड़ तक पहुंचे हुए हैं। तो क्या ऐसा है कि अब साइबर सिटी से डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो मैंने देखा है काइंड ऑफ प्राइस थोड़े कम हो जाते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो आज घर काइंड ऑफ 1 करोड़ या फिर 70 लाख 80 लाख में मिल रहा है, उसके प्राइस भी इतने ही तेज ग्रो हो जाएंगे, 5-6 साल में बढ़ने जाना चाहिए? रियल एस्टेट में हमेशा प्राइस बढ़ने वाले हैं। रियल एस्टेट में ना आप कुछ भी कर लो, मतलब हिस्ट्री का सबसे पुराना बिजनेस है, जब से हिस्ट्री लिखी गई है। सो वो कभी रुकने नहीं वाला, बिकॉज लोगों के आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन नहीं भी बढ़ती है तो फिर इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों के जो स्पेंडिंग पावर बढ़ता है। सो पीपल विल बाय फिजिकल लैंड, उससे आप बच नहीं सकते। सो मैं तो हमेशा मतलब समटाइम्स वी हैव, जब भी हम
हमारी बायर मीटिंग्स होती हैं, तो हमारा एक ही होता है कि आप जो भी ले रहे हो आप इसको महंगा ही बेच के जाओगे। आज आपको महंगा लग रहा है, लेने के बाद आपको सस्ता लगेगा। सो नो मैटर कहाँ आपके गांव में भी मिल रही है ना जमीन, रियल एस्टेट तो ले लो हमेशा, क्योंकि इतनी वेल्थ क्रिएशन कहीं और नहीं बनती आप इतने कम टाइम। तो जैसे जो नए नए प्रॉपर्टेक प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे स्क्वायर यार्ड्स हो गया, 99 एकर्स हो गया, तो कितने बेनिफिशियल है डेवलपर के लिए, या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं डेवलपर्स के लिए? डेवलपर्स के लिए आई थिंक बेसिकली एक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म होते हैं। सो 99 एकर्स पे जैसे अब हमने कोई सैंपल फ्लैट बना दिया, सो ब्रोकर्स विल कम एंड दे विल शूट अ वीडियो, या फिर नहीं भी शूट करते अपनी वेरीफाई करके वो लिस्टिंग डाल देते हैं, कस्टमर उसको डिस्कवर कर सकते हैं। बट वो चीज देयर हैजंट बीन मच इनोवेशन ऑन दैट। वो 20 साल पहले भी यही हो रहा था और आज भी वही हो रहा है। सो उस वे में आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा कुछ इनोवेशन हुआ है। एक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म जो था वो बस वेबसाइट थी, अब वो ऐप बन चुका है। और जो ये जो प्रॉपर्टेक के जितने स्टार्टअप्स हैं, डेवलपर्स की कितनी डिपेंडेंसी होती है इसमें कि डेवलपर्स अपना माल अपने आप बेच सकते हैं, ले जाते हैं? डेवलपर्स देखो, जो सेल का प्रोसेस होता है ना, 3 लेयर्स होती हैं उसके अंदर। हाँ। सबसे पहले डेवलपर आते हैं, उसके बाद चैनल पार्टनर्स या ब्रोकर्स आते हैं। जो भी आप कह रहे हो ना, ये एक्चुअली ब्रोकर्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि डेवलपर्स क्या करते हैं, वो तो ब्रोकर से रिलेशंस रखते हैं, उनको अपना जो भी उनका कमीशन या ब्रोकरेज रहता है वो करेंगे। वो ब्रोकरेज के लिए ब्रोकर्स क्या करते हैं, अपनी इसकी मार्केटिंग करते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं कस्टमर को सारे ऑप्शंस दिखाते हैं, और तब अगर कस्टमर्स को फाइंड आउट करने में या कस्टमर को सही चीज दिखाने में अगर कस्टमर को समझ आता है, तब डेवलपर का रोल आता है। अच्छा। सो आवर मेन कंसर्न इज जनरली मार्केटिंग, कि मतलब सो इफ आई ओन जीपीएस होम्स, तो जीपीएस होम्स की विजिबिलिटी लोगों के बीच में कितना है, और उसके लिए अभी भी हम ट्रेडिशनल मीडिया ही मोस्टली यूज करते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया ज्यादा यूज। सो वी हैव होर्डिंग्स, वी हैव एड्स इन मैगजीन्स, या फिर अभी लेटेस्ट जो हमने थोड़ा किया है कि वी हैव फॉर एज एक्सप्लेनर वीडियोस वी पोस्ट इट ऑन आवर इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल, बस वहीं तक किया है। बट वो भी टारगेट अगेन ब्रोकर्स को लेकर रहता है कि दे शुड नो अबाउट दिस। कस्टमर्स, व्हाट हैपेंस इज, कस्टमर को एक बार कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो पूरी कंपनी की हिस्ट्री चेक करता है, वो हमारी वेबसाइट चेक करता है, हमारा यूट्यूब पेज चेक करेगा, वो इंस्टाग्राम पेज चेक करेगा, वो हिस्ट्री जानने के लिए। सो इफ आई एम बाइंग इनटू देम, सो व्हाट इज देयर हिस्ट्री। वो ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने खरीद लिया और कल से स्टार्ट किया, इनका पहला प्रोजेक्ट है। सो ही और शी गेट्स वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स बिल्डर्स जिनका कुछ लेगेसी या कुछ हिस्ट्री रही होगी। सो हमारा जो पर्पस होता है वो इन प्लेटफॉर्म से ज्यादा रिलेशन में नहीं रहता है, या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आया नहीं जो बहुत ज्यादा डेवलपर उसको यूज करे। ये मोस्टली ब्रोकर्स को टारगेट करते हैं। बिकॉज स्क्वायर यार्ड्स और इन प्लेटफॉर्म्स में जो रिसेंटली आए हैं, उनमें डेवलपर्स अपनी डायरेक्ट लिस्टिंग भी डालते हैं यार, अगेन तो वो हेल्पफुल रहती हैं। देयर इज अ डिफरेंस। स्क्वायर यार्ड इटसेल्फ इज अ ब्रोकर। सो बेसिकली व्हाट दे डू इज दे अंडरराइट प्रोजेक्ट्स, और अंडरराइट करके या तो वो खुद बेचते हैं या तो फिर अपने ब्रोकर नेटवर्क के थ्रू बेचते हैं। सो डायरेक्ट लिस्टिंग कुछ नहीं है, वो स्क्वायर यार्ड्स है उस वहां पर ब्रोकर, तो उसमें वो ट्रांजैक्शन उसका अपना चार्ज। हाँ। ब्रोकर्स देखो, अगेन मतलब ब्रोकर्स भी नहीं जाने वाले, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन जो होती है और इतनी अनइवन, मतलब लाइफ में कई लोग एक ही बार घर लेते हैं। एग्जैक्टली 2-2.5 करोड़ के घर के लिए, मतलब जितने भी वैल्यू का घर है, इट्स अ बिग सम फॉर हिम। फॉर दैट बायर एक ब्रोकर बहुत जरूरी होता है, एज अ विटनेस, एज एन एडवाइजर, एज अ कंसल्टेंट, कि मतलब मुझे सही डायरेक्शन दो, मेरा पैसा वेस्ट ना जाए। सो उसके लिए वो रहता है। तो ब्रोकर का काम ये रहता है, डायरेक्ट सेलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। आप देख लो, चाहे यूएस हो चाहे दुबई हो, वो ब्रोकर्स का रोल हमेशा रहता है, वो कहीं जाने नहीं वाला। तो जैसे आजकल जैसे जो रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट्स है या जेनजी पीपल है, उनमें काफी क्रेज है कि मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है यार, विला खोलना है और एयरबीएनबी पे चढ़ाना। क्रेज है जेनजी का, अभी तो मुझे लग रहा है कुछ और ही क्रेज चल रहा है। जेनजी को काफी क्रेज है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने को। तो एक जैसे नॉर्मल इंसान जो अभी रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट है या जो जॉब कर रहा है अभी नई लगी है, तो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है रियल एस्टेट में? यार बहुत ऑप्शंस होते हैं। मैं रीट्स का एक ऑप्शन आया है, सो आई हैवंट स्टडीड डीपली इनटू दैट, बट वो जो मेरे को समझ आती है, फ्रैक्शनल ओनरशिप है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कंपनी है, लेट्स से ब्रिगेड, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, वो वेयर हाउसेस लॉन्च करती है, तो आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप दे देती है, जस्ट लाइक शेयर्स, कि आप कुछ अमाउंट करो और आपको
मंथली या फिर क्वार्टरली या ईयरली जो भी वो आपको रिटर्न मिलेगा और आप उसको फ्रैक्शनल ओनरशिप को आके बेच भी सकते हो। मैं जो सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास 10 लाख भी है तो आप तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यू कैन बिकम एन ओनर। सो मैं आपको वैसे एक टिप दूंगा, जितने भी हाई राइजेस प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके साथ साथ एक बनता है EWS का टावर। सो इट इज मेड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। वो अलॉट होता है शुरुआत में, तो उसमें एक रूल होता है कि आप जिसको भी अलॉट हो तो 5 साल तक नहीं बेच सकते, ठीक है। 5 साल के बाद वो बेच सकते हैं किसी को भी। वहां पर जिस भी प्रोजेक्ट का 5 साल का टाइमलाइन पूरा हो चुका है, आप उसमें इन्वेस्ट करो। उसको अगर आप परचेज करते हो, मान के चलो 10 लाख से स्टार्ट करते हो फॉर एग्जांपल, आपने उसको स्टार्ट किया, वो रेंटल इनकम बहुत अच्छी बन जाएगी आपकी। और ये सिर्फ EWS वालों के लिए ही होता है, क्योंकि यूनिट छोटी होती है ना। उसमें EWS में क्या होता है, एक रूम, किचन, बाथरूम, बालकनी, बस इतना रहता है, स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह होता है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा अपनी साइड से 1-2 लाख या कुछ स्पेंड कर दो इंटीरियर के अंदर, तो एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाएगा। और जो आपका टेनेंट होगा उसको एक हाई राइज या एक सोसाइटी के अंदर एक घर मिल जाता है, किराया मिल जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट आप डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट, जैसे अभी मैग्नोलिया का है, 25-30 लाख के आसपास का है, बट अगर आप थोड़ा आगे चलते रहोगे, सोहना रोड या आगे जाओगे, तो 10-10 लाख से भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहाना नहीं होता कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं इसलिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ये करना नहीं कर सकता। प्रॉब्लम होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है यहाँ पे, मैं लूंगा तो 4 BHK लूंगा, कैमिलियास में लूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं लूंगा। तो मैं ये एडवाइस कई लोगों को कर चुका हूँ, बट वो सुनते हैं यार ये तो हल्के अपार्टमेंट्स होंगे, ये होंगे, वो होंगे, बट अच्छी ग्रोथ मिलती है, काफी अच्छी ग्रोथ मिलती है इसके अंदर। और हाँ, मतलब आपने तो कहा कि पार्शियल इन्वेस्टिंग या फिर काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग पर्पसेस से रेट्स का रहता है। कुछ लोगों का काइंड ऑफ लाइफ लॉन्ग ड्रीम होता है कि घर बनाना है, और मतलब ऑल्दो घर बनाने की एक सही एज अर्ली 30s या 30s मिड 30s में ही होती है, लेकिन घर बनाने की, घर खरीदने की, हाँ। तो लेकिन अगर कोई चाहता है कि 25 से 30, क्योंकि मेजॉरिटी घर बनाना पुरानी जनरेशन के अकॉर्डिंग होता है सेटल होना, तो पेरेंट्स की जनरेशन में, मतलब जो हमारी पेरेंट्स की जनरेशन है और हमारी जनरेशन में यही फर्क आता है कि घर बना लिया तो सेटल हो गया। और जहां हमारी यंग जनरेशन है वो ये कहते हैं कि कभी हम यहाँ पे, कभी हम बैंगलोर में, कभी US में, तो हमने रहना तो है नहीं है, तो हम घर बना के क्या करेंगे। काइंड ऑफ एक बायस चलता है कि बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसे मतलब यंग जनरेशन को इन जनरल इन्वेस्टिंग पर्पसेस की तरफ से घर खरीदने की तरफ जाना चाहिए, या फिर मतलब नहीं, इतना काइंड ऑफ फाइनेंशियल बर्डन इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए। और जैसे कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, सपोज कोई घर ले रहा है, तो बिल्डर फ्लोर में करना चाहिए या फिर हाई राइज अपार्टमेंट? आप ये 2 सेपरेट क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करता हूँ। घर तो लेना चाहिए, बिकॉज मैंने पहले ही बताया है, जितनी आप वेल्थ क्रिएशन, एसेट क्रिएशन एक घर लेने से कर देते हो ना, उतनी आप किसी चीज में और कर नहीं पाओगे। देखो, लिक्विड फंड्स, शेयर, म्यूचुअल फंड्स लिक्विड ही रहेंगे। जब आपको मन करेगा आप जाके बेचाओगे, कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी। घर ऐसे बिकता नहीं है। घर बेचने जाओगे आप, बहुत लंबा प्रोसेस होता है बेचने का। तो जो स्टेबिलिटी मिलती है ना आपको, मतलब कि आपका वो इनकम फिक्स हो गया। अगर आपने 2 करोड़ का घर ले लिया तो आप 2 करोड़ के आदमी बन चुके हो, वो आप कहीं और नहीं बन पाओगे। कभी आप उतना पैसा सेव नहीं कर, बैंक अकाउंट में 2 करोड़ कोई सेविंग्स अकाउंट में नहीं रख सकता, जॉब से कभी नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सो दैट इज वन, घर तो लेना है इवेंचुअली। अब आप जो सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो, चीजें पहले से लेट हो चुकी है। पहले शादी भी पहले होती थी, बच्चे भी पहले होते थे, पढ़ाई भी पहले खत्म हो जाती थी, घर भी पहले ले लेते थे। वो चीजें अब शायद कहीं हद तक 10 साल पीछे हो चुकी है। सो आपने अभी आप ग्रेजुएट हुए हो, 2-3 साल आप तो अपना काम समझोगे, हो सकता है फिर आप हायर स्टडीज के लिए जाओ, उसके बाद 2-3 साल वहां पर काम समझोगे, देन यू विल गेट मैरिड, देन यू विल हैव चिल्ड्रन। वो जो मैरिज होगी उसके बाद आपका कहीं पर प्लान बनेगा सेटल होने का, ठीक है। बिकॉज इवेंचुअली यू नीड अ कम्युनिटी। आप इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे कहीं और हो, आप ये 20s में बहुत अच्छा लगता है इधर से उधर रहना, उधर से उधर जाना, बट जब आप एक पॉइंट रीच कर जाओगे, व्हेन यू वांट टू सेट अप योर फैमिली, यू नीड अ स्पेसिफिक लोकेशन। आप ये नहीं बोलोगे मैं आधार कार्ड हर 6 महीने में बदलूंगा। मेरे को हर चीज एक जगह चाहिए। मेरे को चाहिए कि मेरे बच्चे एक जगह पर, एक सोसाइटी में, एक लोकेशन पर बच्चे बड़े हों। दे शुड नॉट फील दे डोंट बिलोंग हियर। एग्जैक्टली।
क्योंकि मतलब- मैंने कई लोग देखे हैं काइंड ऑफ वो अपनी जिंदगी के 45 40 50 साल भी रेंट पे निकाल Exactly. देते हैं, तो वो काइंड ऑफ थोड़ा वो लोगों को लगता है कि यार मैं तो फ्री हूँ, ये हूँ वो। हाँ। आप फ्री तब तक हो जब तक आपके लैंडलॉर्ड का नोटिस नहीं मिलता। आपको 10 साल हो गए, उसने बोला नहीं नहीं बेटा मेरे को ना किसी अपने भाई को देना है, आप निकलो खाली करो। हाँ हो गया, आपकी सारी ओनरशिप 1 सेकंड में निकल गई। एग्जैक्टली। सो ओनर और लैंड टेनेंट का तो हमेशा डिफरेंस रहता है, वो कहीं नहीं जा सकता। सो घर तो खरीदना ही चाहिए। कब खरीदना चाहिए वो आपके ऊपर है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप कॉलेज से निकल के आप सीधा 25 साल पे खरीद लो। काइंड ऑफ वो फाइनेंशियली स्टक हो जाएंगे नहीं तो। फाइनेंशियली भी और प्रोस्पेक्टिव में भी, करियर प्रोस्पेक्टिव में स्टक हो जाओ। आपने गुड़गांव में ले लिया, आपकी जॉब बैंगलोर में लग गई, तो हर चीज का एक टाइम होता है। मैं वही जो गोल्डन पीरियड होता है हमारे, जो मोस्टली कस्टमर फर्स्ट टाइम होम बायर्स आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, नई नई शादी हुई है या शादी होने वाली है और उसके लिए उनको घर में शिफ्ट करना है। मतलब लेट 20s अर्ली 30s जब भी आप मतलब, हाँ जैसे भी आजकल तो शादी का भी नहीं पता चलता ना। हाँ तो मतलब कोई 25 में कर लेता है, कोई 35 में कर लेता है। जब आपको लगता है आपको सेटल होना है, तब आपका घर, बिना घर के मतलब बिना घर के आपका सेटलमेंट का कोई एग्जैक्टली। और इंडिया में तो ऐसा है कि मतलब अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो लड़की वाले पेरेंट्स तो शादी के लिए भी मना करते हैं। वही वाली बात है, लड़कियों जॉब घर सर पे बाल बहुत सारी चीजें होती सर हैं। पे बाल का मेरे को नहीं लगता अब रह गया। नहीं अभी भी है, मूवीज बनती है यार उसी के लिए। नहीं एक चीज वो भी है, और मतलब मैंने कभी रिग्रेट करते ही नहीं देखा किसी को घर लेने के बाद रिग्रेट कर रहा है कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया। रेंट पे रह के लोग रिग्रेट करते हैं, मुझे ले लेना चाहिए था, 5 साल पहले सस्ता मिल रहा था, मुझे ले लेना चाहिए। घर पे कोई रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि ये वैसा डोर नहीं है ना, आपने ले लिया, आपको नहीं समझ आ रहा, बेच दो, कोई और घर ले लो। घर भी तो ऐसा नहीं है ना कि कोई पुश्तैनी गांव की जमीन है कि मैं अब इसको ले लिया, इसको कर नहीं सकता, बेच नहीं सकता। आजकल तो आपको समझ आ रहा है, यू आर गेटिंग गुड इन योर करियर, इन योर वर्क, तो आप उसको बेच के आगे निकल जाओ, अब बड़ा घर ले लो। तो ऐसी कोई वो नहीं होती, यू शुड ऑलवेज बाय अ घर। अब जो दूसरा क्वेश्चन था आपका बिल्डर फ्लोर्स और हाई राइज का, यार पूरी तरह से आपका पर्सनल क्वेश्चन। क्योंकि मुझे बिल्डर फ्लोर्स बेटर लगते हैं लेकिन कईयों की प्रेफरेंस होती है कि हाई राइज में लेना है, सोसाइटी गेटेड होनी। जनरली लोगों का क्या रहता है, मान के चलो मैं एक स्पेसिफिक बजट पर आ जाता हूँ, मान के चलो आपका बजट 3 करोड़ का है। 3 करोड़ में जो साइज आपको बिल्डर फ्लोर में मिलेगा, हाँ वो हाई राइज में नहीं मिलेगा, उसका 20-30% कम ही मिलेगा। बस हाई राइज में लोग ये प्रेफर करते हैं कि यार मेरा ना कोई हेडेक नहीं रहेगा, ऊपर नीचे कौन रह रहा है, साइड में कौन रह रहा है, लाइट आ रही है नहीं आ रही, सीवर पानी इन सबको कोई इशू नहीं है, गेटेड है, मेरे बच्चे पूरे सोसाइटी में कहीं भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये बेनिफिट रहता है। बट अब वो ना चीजें सबवर्ट हो रही है, क्योंकि बिल्डर फ्लोर्स में भी गेटेड सोसाइटी आती है, जितने भी नई सोसाइटीज आ रही हैं सब गेटेड ही आती है। जैसे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, दे फॉर्म एन RWA, दे स्ट्रिक्ट, दे मेक द रूल मोर स्ट्रिक्ट कि मतलब कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। वो सारी चीजें ना कहीं ना कहीं मिक्स हो रही है दोनों में। क्लब हाउस यहाँ पर भी आपको मिलता है, वहां पर भी मिलता है, तो इट्स दोनों। बट मैं जो वही मानता हूँ कि जो पूरी तरह से मतलब इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बिल्डर फ्लोर ज्यादा अच्छा है, और लाइफस्टाइल में आप कई लोगों को हाई राइज ज्यादा अच्छा लगता है। तो भैया आई थिंक काफी क्वेश्चंस हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन कि एज फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फिर एज फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स या एज फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, रिस्क टेकर्स, कुछ भी मतलब जो काइंड ऑफ रिस्की चीजें करने में थोड़ा बिलीव रखते हैं और काइंड ऑफ ऐसे उस तरफ जाना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी कोई एक एडवाइस जो आपको बहुत यूजफुल मिली हो या फिर आप देना चाहते हैं? यार अगर आपने डिसीजन ले लिया घर खरीदने का, सो बाय इट। मतलब कई लोग दे गेट टची फीट की मतलब यार लूं ना लूं, क्या होगा कैसे होगा, आखिरी मीटिंग में लोग 2-2 लाख 3-3 लाख के चक्कर में उठ के चले जाते हैं। एग्जैक्टली। सो डोंट डू दैट। अगर आपको कोई चीज सही लगती है एज एन होम बायर, क्योंकि घर है आपका, आप चाहते ना इमोशनली यू गेट समटाइम्स इमोशनली यू गेट अटैच्ड टू अ होम खरीदने से पहले कि यार यहाँ मेरा ऐसा घर होगा, सब कुछ होगा। अगर आप गए और छोटे से अमाउंट के लिए अगर आप पीछे हट गए, 2-4-5 लाख के लिए, तो वो रिग्रेट होता है लोगों के बीच में। बिकॉज वी हैव हैड कस्टमर्स जो हमारे साथ शायद 7-8 साल पहले मीटिंग करी होगी और ऐसे ही छोटे से मार्जिन के चक्कर में उठ के चले गए होंगे, अब वो नहीं ले पा रहे। सीधी सी बात है, वो गाड़ी उनके हाथ से चली गई है। सो डोंट डू दैट। रियल एस्टेट के अंदर लेने से पहले, आपके टोकन देने से पहले चीजें महंगी लगती हैं। जिस दिन आपने टोकन दे दिया उसके बाद से अगले दिन सस्ती लगने लगेगी।
तो इफ यू हैव मेड अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन और इस पे आगे बढ़ जाओ। इस चीज को आप वो मत करो बहुत ज्यादा, इसको डोंट ओवर एनालाइज इट। एक अच्छा ब्रोकर पकड़ो, एक अच्छा बिल्डर पकड़ो और जाके अपना यू कैन क्लोज इट। थैंक यू। चलो।